नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिल्ली, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? भारत की राजधानी, एक भीड़-भाड़ वाला महानगर। हाँ, ये सब तो है, पर दिल्ली इससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि शहरों का एक शहर है। एक ऐसी जगह जहाँ इतिहास की परतें एक दूसरे पर बिछी हुई हैं। हजारों सालों से यमुना नदी के किनारे बसा ये शहर हिंदुस्तान का दिल रहा है। विजेताओं के लिए एक अनमोल इनाम और एक गणतंत्र की जन्मभूमि। आज हम इस शहर के राज खोलने के लिए एक सफर पर निकल रहे हैं। हम सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि उन कई शहरों की कहानी को परत दर परत खोलेंगे जो एक दूसरे के ऊपर बसे हैं, यहीं दिल्ली में। एक बहुत पुरानी कहावत है, जिसने दिल्ली पर राज किया उसने हिंदुस्तान पर राज किया। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है जो सदियों से गूंजती आ रही है। सोचिए जरा, ऐसा क्यों है? क्योंकि दिल्ली हमेशा से भारत के रणनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र में रही है। जिसने भी इस शहर को अपनी राजधानी बनाया, उसने पूरे उपमहाद्वीप पर अपनी ताकत का परचम लहराया। सदियों से दिल्ली ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक रही है, वो जगह जहां किस्मतें लिखी गईं और भविष्य के फैसले हुए। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस शहर के मिजाज को, इसकी आत्मा को शायद सबसे बेहतर समझा था। उन्होंने दिल्ली को कई साम्राज्यों की कब्र और एक गणतंत्र की नर्सरी कहा। इन चंद शब्दों में दिल्ली की पूरी कहानी छिपी है। ये एक ऐसी लाइन है जो बनने और मिटने के अनगिनत चक्रों की कहानी कहती है। एक तरफ ये वो जमीन है जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को अपनी गोद में दफन होते देखा, लेकिन दूसरी तरफ ये वो मिट्टी भी है जिसने हर तबाही के बाद हर बार एक नई उम्मीद को जन्म दिया। ये एक ऐसे शहर की कहानी है जो राजवंशों के लिए मकबरा तो बना, लेकिन हर बार अपनी ही राख से उठ खड़ा हुआ, पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा जिंदा दिल। तो फिर एक ऐसे शहर की कहानी कैसे सुनाई जाए जिसने इतनी जिंदगियां जी हों? खैर, हम एक रोमांचक सफर पर निकलेंगे। हम इसकी पौराणिक जड़ों इंद्रप्रस्थ तक पहुंचेंगे, फिर इतिहास के पन्नों को पलटते हुए राजपूतों के उदय को देखेंगे। हम सल्तनत के सुल्तानों के किला शहरों को खोजेंगे, मुगलों की अजीम राजधानी की गलियों में घूमेंगे, और फिर अंग्रेजों के दौर में एक नई आधुनिक दिल्ली के जन्म के गवाह बनेंगे। और आखिर में हम आज के इस विशाल महानगर को देखेंगे जो अपने ही अतीत का एक जीता जागता म्यूजियम है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत वहां होती है जहां इतिहास और पौराणिक कथाएं एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं, जहां सच और कहानियों के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। हम बात कर रहे हैं उस महान शहर की जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का पहला जिक्र हमें किसी इतिहास की किताब में नहीं, बल्कि महाकाव्य महाभारत में मिलता है। ये पांडवों की शानदार राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कहानी के अनुसार यह शहर खांडव प्रस्थ के जंगल को जलाकर देवों के शिल्पी मय दानव की मदद से बनाया गया था। ये महलों, सभाओं और बगीचों का एक जादुई शहर था। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई ऐतिहासिक सबूत है? देखिए, ठोस पुरातात्विक सबूतों पर आज भी बहस जारी है, लेकिन सदियों से ये माना जाता रहा है कि आज का पुराना किला और उसके आसपास का इलाका ही प्राचीन इंद्रप्रस्थ की जगह है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो हजारों सालों से लोगों के दिलों में जिंदा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि दिल्ली की आत्मा का हिस्सा है। इतना ही नहीं, बाद में मौर्य काल के बौद्ध साहित्य में भी इंद्रपट्ट नाम से इसका जिक्र मिलता है, जो इस जगह की प्राचीनता पर एक और मुहर लगाता है। अब हम पौराणिक कथाओं की धुंध से निकलकर दर्ज इतिहास की साफ रोशनी में कदम रखते हैं। ये वो दौर है जब दिल्ली की पहली असली किलाबंद शहर की नींव ताकतवर राजपूत राजवंशों ने रखी थी। ये दिल्ली के एक महानगरीय केंद्र बनने की शुरुआत थी। दिल्ली का पहला ऐतिहासिक शहर, जिसे हम फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली कहते हैं, असल में एक दिन में या एक राजा द्वारा नहीं बना था। ये दो हिस्सों में बना था। इसकी शुरुआत तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर ने लाल कोट बनाकर की, और बाद में चौहान वंश के महान राजा पृथ्वीराज चौहान ने इसका विस्तार किया और इसे किला राय पिथौरा का नाम दिया। यही वो पल था जब दिल्ली ने एक छोटे से किले से एक बड़े शहरी केंद्र में बदलने का अपना ऐतिहासिक सफर शुरू किया। शुरुआती दिल्ली के असली वास्तुकार तोमर राजपूत थे। वे पहले गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के अधीन सामंत थे, यानी छोटे शासक जो बड़े राजा को अपनी सेवाएं देते थे। लेकिन 10वीं सदी में उन्होंने अपनी स्वतंत्र रियासत कायम की। 1052 ईस्वी में अनंगपाल तोमल ने दिल्ली की सुरक्षा के लिए पहला मजबूत किला लाल कोट बनवाया, और वही थे जो मध्य भारत से प्रसिद्ध लौह स्तंभ यानी आयरन पिलर को दिल्ली लेकर आए। ये स्तंभ प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान का एक ऐसा चमत्कार है जो आज 1600 साल बाद भी खुले आसमान के नीचे बिना जंग लगे सीना ताने खड़ा।
12वीं सदी में इतिहास ने एक और करवट ली। अजमेर के चौहानों ने तोमरों को हरा दिया और दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। इसी वंश के महान योद्धा और दिल्ली के आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान सिंहासन पर बैठे। उन्होंने सिर्फ शासन ही नहीं किया, बल्कि शहर को एक नया रूप भी दिया। उन्होंने लालकोट का विस्तार किया, उसे और बड़ा और मजबूत बनाया, और इस नए विस्तारित शहर को नाम मिला किला राय पिथौरा। ये राजपूत दिल्ली का सुनहरा दौर था। लेकिन राजपूतों की शान का ये दौर ज्यादा लंबा नहीं चला। साल 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी की सेना से हार गए। ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। इस हार ने दिल्ली में राजपूत शासन का हमेशा के लिए अंत कर दिया और एक नई ताकत के लिए दरवाजे खोल दिए, दिल्ली सल्तनत। राजपूतों के पतन के साथ दिल्ली ने एक नए और उथल-पुथल भरे दौर में कदम रखा। सल्तनत का युग। अगले 300 सालों तक एक के बाद एक 5 अलग-अलग राजवंश दिल्ली के तख्त से हुकूमत करेंगे और हर एक इस शहर पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ेगा, अक्सर एक नया शहर बसाकर। सल्तनत की कहानी 1206 में मामलुक यानी गुलाम वंश से शुरू होती है। उनके बाद आए खिलजी, फिर तुगलक, जिनके दौर में दिल्ली ने कई शहर देखे, फिर सैयद और आखिर में लोधी। 300 से ज्यादा सालों तक दिल्ली राजनीतिक बदलावों का एक बवंडर बनी रही और हर नई सल्तनत के साथ शहर का नक्शा भी बदलता गया। अब बात करते हैं दिल्ली के दूसरे शहर की। ये शहर किसी शानो शौकत के लिए नहीं, बल्कि रक्षा की जरूरत से पैदा हुआ था। 1303 में खिलजी वंश के सबसे ताकतवर और महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया किलाबंद शहर बनवाया, जिसका नाम था सिरी। सिरी को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, दिल्ली को मंगोलों के लगातार हो रहे खतरनाक हमलों से बचाना। उस दौर में मंगोल एक ऐसी ताकत थे जिनसे पूरी दुनिया कांपती थी। तो सिरी एक किला शहर था, जिसकी मजबूत दीवारें, महल और शहर को पानी पहुंचाने के लिए हौज खास में बना एक विशाल तालाब था। हालांकि बाद में शेर शाह सूरी ने अपने शहर के लिए इसके पत्थर निकलवा लिए, लेकिन सिरी के खंडहर आज भी युद्ध के लिए बने एक शहर की कहानी कहते हैं। खिलजियों के बाद तुगलक आए और उनके संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली का तीसरा शहर बसाया, विशाल और डरावना तुगलकाबाद। इसकी ऊंची ढलान वाली दीवारें आज भी इस इलाके पर हावी हैं, जो देखने वालों को हैरान कर देती हैं। ये किला इसके निर्माता की बड़ी महत्वाकांक्षाओं और ताकत की गवाही देता है। गयासुद्दीन के बेटे और उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक का दिल्ली के लिए एक बहुत ही अलग और अनोखा नजरिया था। उन्होंने दिल्ली का चौथा शहर बनाया जहां पनाह, जिसका मतलब था दुनिया की पनाहगाह। ये पारंपरिक मायनों में कोई नया शहर नहीं था, बल्कि एक राष्ट्रीय शहरी परियोजना थी, एक ऐसा आइडिया जो अपने समय से बहुत आगे था। मंगोलों का खतरा अभी भी बना हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया शहर बनाने के बजाय पहले 2 शहरों किला राय पिथौरा और सिरी को एक ही विशाल दीवार के अंदर घेर लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि एक बहुत बड़ा सुरक्षित शहरी इलाका बन गया। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता, जो इसी दौर में दिल्ली आए थे, इस शानदार शहर, इसकी विशालता और चहल पहल को देखकर हैरान रह गए थे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को भारतीय इतिहास के सबसे विवादित और विनाशकारी फैसलों में से एक के लिए भी याद किया जाता है। उन्होंने अचानक फरमान सुनाया कि सल्तनत की राजधानी दिल्ली से दक्षिण में दौलताबाद ले जाई जाएगी। उन्हें लगा कि ये एक ज्यादा केंद्रीय और मंगोल हमलों से सुरक्षित जगह होगी, लेकिन ये फैसला एक भयानक विफलता साबित हुआ। पानी की कमी और कई दूसरी मुश्किलों ने उन्हें कुछ ही सालों में राजधानी वापस दिल्ली लाने पर मजबूर कर दिया, जिससे सल्तनत को भारी नुकसान हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के उथल-पुथल भरे शासन के बाद उनके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने गद्दी संभाली। उन्हें इतिहास में एक महान निर्माता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने दिल्ली का 5वां शहर बसाया, फिरोजाबाद, जिसे आज हम फिरोज शाह कोटला के नाम से जानते हैं। यह शहर यमुना नदी के किनारे बसाया गया था। फिरोज शाह को इतिहास और वास्तुकला की गहरी समझ थी। उनका सबसे बड़ा कारनामा था 3री सदी ईसा पूर्व के 2 प्राचीन अशोक स्तंभों को हरियाणा के टोपरा और मेरठ से दिल्ली मंगवाना। जरा सोचिए, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के इतने भारी स्तंभों को लाना इंजीनियरिंग का एक असाधारण कारनामा था। उन्होंने शानदार मस्जिदें और शिकारगाहें भी बनवाईं, लेकिन उनके राजवंश की किस्मत में एक भयानक तबाही लिखी थी। 1398 में तैमूर लंग के क्रूर आक्रमण ने दिल्ली को लूटा और उसे खंडहर में बदल दिया।
दिल्ली तैमूर की तबाही से उभर ही रही थी कि क्षितिज पर एक नई ताकत का उदय हुआ, जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने आखिरी लोधी सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ये दिल्ली के लिए एक नए सुनहरे युग की शुरुआत थी, एक ऐसा दौर जिसकी शान, कला और वास्तुकला बेमिसाल थी। दिल्ली के छठे शहर की कहानी एक नहीं बल्कि दो प्रतिद्वंदी शासकों की कहानी है, मुगल बादशाह हुमायूं और अफगान राजा शेर शाह सूरी। जिस शहर के लिए वे लड़े उसे आज हम पुराना किला के नाम से जानते हैं और यह दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। मुगल दरबारी इतिहासकार अबुल फजल लिखते हैं कि हुमायूं ने अपना किला, जिसका नाम दीनपना यानी धर्म की शरण रखा था, ठीक उसी जगह पर बनवाया था जहां प्राचीन इंद्रप्रस्थ होने की मान्यता थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक जानबूझकर किया गया चुनाव था जिसने मुगलों को दिल्ली के पौराणिक और महाकाव्यिक अतीत से जोड़ दिया। ये एक प्राचीन विरासत पर अपना हक जताने का एक ताकतवर तरीका था। इस किले का इतिहास सत्ता और किस्मत का एक असली नाटक है। हुमायूं ने इसका निर्माण शुरू किया, लेकिन 1540 में शेरशाह सूरी से हार गए, जिसने इसका नाम बदलकर शेरगढ़ रख दिया और इसके अंदर किलाए कुहना मस्जिद जैसी शानदार इमारतें बनवाईं। 15 साल बाद हुमायूं ने आखिरकार दिल्ली पर फिर से कब्जा किया और शेर मंडल को अपनी लाइब्रेरी के रूप में पूरा किया। लेकिन किस्मत का एक क्रूर मजाक देखिए, ठीक एक साल बाद 1556 में उसी इमारत की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की दर्दनाक मौत हो गई। अब हम आते हैं दिल्ली के शहरों में 7वें शहर पर और शायद सबसे प्रसिद्ध शहर पर। ये था शाहजहानाबाद, मुगल बादशाह शाहजहां की शानदार रचना, वही शाहजहां जिन्होंने दुनिया को ताजमहल दिया। ये मुगल शहरी योजना और वास्तुकला का शिखर था, वो शहर जिसे आज हम बड़े प्यार से पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। 1639 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया और एक नए, पूरी तरह से नियोजित शहर की नींव रखी। इसके दिल में था आलीशान लाल किला, बादशाह का निवास और सत्ता का केंद्र। इसके ठीक सामने थी भव्य जामा मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक, और इन दोनों को जोड़ता था चांदनी चौक का भव्य बाजार, जो व्यापार और संस्कृति का एक धड़कता हुआ केंद्र था। पूरे शहर को विशाल दीवारों और कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट जैसे दरवाजों से घिरा गया था, जिससे एक आत्मनिर्भर शाही दुनिया बनती थी। महान शायर मिर्जा गालिब, जो शाहजहानाबाद की गलियों में रहते थे, ने इन शब्दों में इसकी आत्मा को पकड़ लिया। मैंने अपनी रूह से पूछा, दिल्ली क्या है? तो उसने जवाब दिया, ये दुनिया जिस्म है तो दिल्ली उसकी जान। ये शहर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बना था, ये शायरी, संगीत, कला और संस्कृति का एक जिंदा दिल केंद्र था। ये सचमुच मुगल साम्राज्य की रूह थी। लेकिन ये सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं था। 1739 में फारस के आक्रमणकारी नाविर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और उसे बेरहमी से लूटा। वो अपने साथ बेशुमार खजाना ले गया, जिसमें प्रसिद्ध तख्ते ताऊस यानी पीकॉक थ्रोन और दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहे नूर भी शामिल था। इस विनाशकारी हमले ने मुगल साम्राज्य की कमर तोड़ दी और उसके अंत की शुरुआत कर दी। जैसे ही मुगल साम्राज्य बिखरने लगा, भारत में एक नई ताकत उभर रही थी, अंग्रेज। अब हम दिल्ली के इतिहास के आधुनिक अध्याय में प्रवेश करते हैं, इसके 8वें शहर के जन्म की कहानी। एक ऐसा शहर जो शाही ताकत का एक नया प्रतीक बनने वाला था। इसकी कहानी भी कई पड़ावों में है। 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। 1857 के विद्रोह के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया और मुगल शासन का आधिकारिक रूप से अंत हो गया। फिर 1911 में दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने एक ऐतिहासिक घोषणा की, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी, और 20 साल बाद 1931 में एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन की गई नई राजधानी न्यू दिल्ली का औपचारिक उद्घाटन हुआ। ये 8वीं दिल्ली, जिसे आज हम लुटियंस दिल्ली के नाम से जानते हैं, पुराने मुगल शहर शाहजहानाबाद से बिल्कुल अलग थी। अपनी चौड़ी पेड़ों से घिरी सड़कों, बड़े बड़े बंगलों और इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन जैसी भव्य सरकारी इमारतों के साथ ये ब्रिटिश शाही ताकत का एक सोचा समझा प्रतीक थी। आज़ादी के बाद यही शहर आज़ाद भारत की सरकार की सत्ता का केंद्र बना और इस तरह हमारा ये लंबा सफ़र आज के दौर में पहुंचता है। 1947 में आज़ादी के बाद दिल्ली ने एक बार फिर अपना रूप बदला, एक विशाल महानगर बन गई जो अपने पूरे उतार चढ़ाव भरे इतिहास का बोझ और उसकी शान दोनों को अपने अंदर समाये हुए है।
1947 में नई दिल्ली एक आज़ाद भारत की राजधानी बनी, लेकिन ये आज़ादी अपने साथ विभाजन का जख्म भी लेकर आई। शहर ने लाखों शरणार्थियों को अपनी गोद में पनाह दी, जो अपना सब कुछ खोकर यहाँ आए थे। इन जुझारू लोगों ने अपनी जिंदगियां फिर से बसाईं और इस प्रक्रिया में शहर के चरित्र को, इसके खाने पीने से लेकर इसकी जुबान तक को हमेशा के लिए बदल दिया। दिल्ली बढ़ती गई, अपने पिछले शहरों के खंडहरों को अपने में मिलाती गई और उस महानगर में तब्दील हो गई जिसे हम आज जानते हैं। 8 ये एक संख्या है जो दिल्ली को परिभाषित करती है। सदियों के दौरान बने कम से कम 8 ऐतिहासिक शहर आज की आधुनिक दिल्ली के दिल में एक दूसरे के ऊपर अगल बगल बसे हैं। पौराणिक इंद्रप्रस्थ से लेकर राजपूतों के किला राय पिथौरा, सल्तनत के सिरी और तुगलकाबाद, मुगलों के शाहजहानाबाद और अंग्रेजों की शाही लुटेंस दिल्ली तक, हर दौर ने अपनी छाप छोड़ी है, जिससे एक ऐसा शहर बना है जो दुनिया में किसी और जैसा नहीं है। दिल्ली आज आश्चर्यजनक विरोधाभासों का शहर है। यह एक ऐसी जगह है जहां तुगलकों के प्राचीन खंडर चमचमाती मेट्रो लाइनों के बगल में खड़े हैं, जहां सदियों पुराने मकबरे आधुनिक शॉपिंग मॉल के पड़ोसी हैं। ये भारत के गौरवशाली अतीत और उसके गतिशील वर्तमान का प्रतीक है। ये एक ऐसा शहर है जिसे बार बार नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया, फिर भी इसने अपनी आत्मा, अपनी जिंदादिली कभी नहीं खो। दिल्ली का कम से कम 8 बार पुनर्जन्म हुआ है। इसने साम्राज्यों के उदय और पतन, पीढ़ियों के सपनों और निराशाओं को देखा है। तो सवाल यह है कि इस प्राचीन, हमेशा विकसित होने वाले शहर का अगला अध्याय कैसा दिखेगा? ये अपने लिए कौन सा भविष्य लिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को, दिल्ली वालों को भी और बाकी सबको भी सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट डाउन और शेयर करना ना भूलना, एंड अटेम्प्ट द क्विज एज वेल।